Good morning, student, and good morning, all of you. मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक? यस सर। ओके। ओके। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, हसन निजामी की कौन सी किताब थी? ताजुल मासिर। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हसन निजामी को और उनकी किताब ताजुल मासिर के विषय में। तो आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत के दूसरे इतिहासकार हैं, मिन्हाज-उस-सिराज। ओके, तो मिन्हाज-उस-सिराज का इतिहास में क्या योगदान है, क्या उनकी भूमिका है, कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत में इतिहास को लिखा, किन किन बातों का उन्होंने अपनी किताब तबकात-ए-नासरी में वर्णन किया, उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिन्हाज-उस-सिराज हैं, इनका जीवन परिचय थोड़ा सा क्या है, कैसे इन्होंने इतिहास को अध्ययन की तरफ आगे बढ़े, कैसे इन्होंने इतिहास लेखन की तरफ अग्रसर हुए और कैसे इन्होंने इतिहास लेखन को शुरू किया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि जो हसन निजामी है वो कैसे वहाँ से भारत आते हैं और फिर भारत में कैसे उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भारत आने के बाद उन्हें कैसे वो इतिहास को लिखते हैं और किस पर्पस से इतिहास को लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक इतिहासकार जब इतिहास को लिखता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका मकसद होता है। तो जो आपके दिल्ली सल्तनत के दूसरे प्रमुख इतिहासकार हैं, उनका नाम है मिन्हाज-उस-सिराज। इनकी जो किताब है वह है तबकात-ए-नासरी और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, एक प्रकार से जो भी दिल्ली सल्तनत या मुगल काल के इतिहासकार हुए, उन्होंने जो अपना इतिहास लेखन का काम किया वह मुख्यतः फारसी भाषा में किया, और जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की राजकीय भाषा भी थी वह भी फारसी थी। तो जो मिन्हाज-उस-सिराज हैं, इनके पिता का नाम सिराजुद्दीन मुहम्मद जुज़जानी। इनके पिता का नाम सिराजुद्दीन मुहम्मद जुज़जानी। ठीक है, मिन्हाज-उस-सिराज का जो जन्म है वह 1193 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र था, फिरोज करके कोई जगह है, कुह, फारसी में कुह का मतलब ही होता है पहाड़, तो उसी जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, ये जो मिन्हाज-उस-सिराज थे, इनका बैकग्राउंड जैसे कि बहुत ही अच्छा था। एक होता है कि कोई लोअर तबका से आकर के काम मतलब आगे बढ़ता है, कोई अपर क्लास मतलब ऊंचे तबके से आकर के आगे बढ़ता है किसी क्षेत्र में। तो जो इनका खानदान था मिन्हाज-उस-सिराज का, वह काफी रिच था, एक प्रकार से बहुत ही कुलीन था। तो इसलिए इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह भी बहुत ही अच्छे से हुई। और इनके जो पिता थे सिराजुद्दीन जुज़मानी, वह भी एक काजी थे, तो उनका भी इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। और जो तत्कालीन समय में इनके पिता के समय में
मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अर्थात जो मोहम्मद गौरी था, उसके समय में इनके पिता को काजी का पद मिला हुआ था। फिर इनका क्या होता है कि इसी प्रकार से ये भी जब दिल्ली सल्तनत में इतिहासकार होते हैं तो उससे पहले भी इनको बहुत से पद मिलते हैं। ठीक है, इनका जो आगमन है भारत में, मिन्हाजुस सिराज का जो आगमन है भारत में, वह 1227, ठीक है, उच्च जो जगह है वहां पर होता है। 1227 ईस्वी में उच्च नामक जगह पर होता है। उस समय जो वहां का शासक था वह नसीरुद्दीन कुबाचा था। उस समय जो वहां का शासक था वह नसीरुद्दीन कुबाचा था। तो नसीरुद्दीन कुबाचा ने इन्हें क्या किया कि अपने क्षेत्र में एक मदरसा था, तो वहां का इनको जो है मदरसा का एक अध्यापक नियुक्त किया। उसी समय क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का जो शासक है इल्तुतमिश भारत में, वह क्या करता है कि 1228 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। फिर उसी दरमियान ये जो मिन्हाजुस सिराज थे, ये जो नसीरुद्दीन कुबाचा के अधीन थे और वहां पर ये मतलब उनके सेवा में थे, वहां से अपने पद को छोड़ देते हैं और इल्तुतमिश के साथ आ जाते हैं। इल्तुतमिश के साथ जब आ जाते हैं तो इल्तुतमिश भी इनको क्या करता है कि इल्तुतमिश भी इनको एक पद प्रदान करता है और शुरुआत में इनको क्या करता है कि राज्य का काजी बनाता है। ठीक है, पहले लाहौर का काजी इनको बनाएगा, फिर उसके बाद राज्य का काजी बनाता है। इसी प्रकार से फिर इनको इमाम के अपने सैनिक जो अभियान होता है उसका काजी नियुक्त करता है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक शब्द बताया था तजकीर अर्थात तजकिरा। इसका अपर्याय क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? पिछली क्लास, हाँ बोलिए। प्रवचन। और कोई? और कोई? अच्छा ठीक है, देखिए कम से कम आप लोग नकल तो मारिए, मतलब अगर कोई बता रहा है तो उसका अनुसरण ही करिए। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसी को बता सकते हैं। ठीक है, प्रवचन अगर एक शब्द आ गया तो प्रवचन तो एक सटीक आंसर हो गया। हाँ बोलिए सर। चर्चा। हाँ ठीक है, तो उसी के आगे आप उसमें आप और बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं चीजें। ठीक है, तो तजकिरा क्या होता था? जो तजकीर था उस पद के लिए इल्तुतमिश ने मिन्हाजुस सिराज को नियुक्त किया। तो जो भी क्या कह सकते हैं, कोई किसी भी आक्रमण के लिए जाते थे जब इल्तुतमिश, तो इनको साथ में ले जाता, सेना जाती थी, सेना के साथ मिन्हाजुस सिराज भी जाते थे। तो वहां पर क्या होता था कि सेना में एक जोश भरने के लिए, सेना के अंदर एक जोश भरने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रवचन दिया जाता था, एक व्याख्यान दिया जाता था। ठीक है, जैसे मुस्लिम में क्या करते हैं कि मौलवी लोग आज के समय में व्याख्यान देते हैं कहीं पर सभा में, ठीक है, या किसी गांव में या किसी जलसे में। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि आपके हिंदू धर्म में क्या होता है कि पंडित पुजारी जो होते हैं वो कई जगहों पर जाके कथा बाजते हैं, तो ये एक प्रकार का प्रवचन ही है। ठीक है, तो उस समय भी जो प्रवचन होता था, तज़कीर होता था, वो सेना के लिए भी इस्तेमाल होता था, प्रोत्साहित करने के लिए, और जनता के लिए भी। तो इल्तुतमिश ये मिन्हाजुस सिराज क्या करते थे कि उसी प्रकार का प्रवचन देते थे उसकी सेना में प्रोत्साहित करने के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब आप लोग नहीं भूलेंगे तज़कीर?
पद पर इल्तुतमिश ने इनको नियुक्त किया। इसी के साथ साथ जो आपको मुगल काल में देखेंगे जब आप, तो दो पद होते थे, एक काजी उल कुजात और एक सदर सुदूर। ठीक है, वहां पर क्या है कि काजी उल कुजात और सदर सुदूर दोनों अलग अलग है मुगल काल में, लेकिन जो आपका दिल्ली सल्तनत है यहाँ पर दोनों पद लगभग लगभग एक ही के पास रहते हैं। तो काजी में क्या होता है कि न्याय करेगा, सदर सुदूर धार्मिक कार्यों को देखेगा। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में दोनों पद एक ही लोग को ज्यादातर मिलते थे। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीजों को कि काजी उल कुजात का क्या काम है और सदर सुदूर का क्या काम है। दोनों पद महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात, इन दोनों पद जिनको मुगल काल में प्रदान होते थे, ठीक है, वहां पर बात आती है कि किसको मनसब नहीं मिलता था। ठीक है, तो मैंने पूछा था पिछली क्लास में भी और बताया भी तो कौन था जिनको मनसब नहीं मिलता था, कौन से दो पद थे? ओके, मैंने आपको हिंट्स भी दिया, उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ होगा। बताइए कौन से ऐसे दो पद होते थे मुगल काल में जिनको मनसब नहीं मिलता था? धार्मिक कार्यों के जो प्रणेता होते थे उनको मनसब नहीं दिया जाता था। ओके गुड, उसका नाम क्या था पद का? याद नहीं आ पा रहा है। अभी तो मैंने बताया आपको। तो ये काजी उल कुजात और सदर ए सुदात बोले मुगल काल में जो दो अलग अलग पद था। हाँ, तो यही दो पद थे जिनको मतलब नहीं मिलता था। ठीक है, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ इतना अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, बताने के लिए। अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो किताब में और गाइड में जो लिखा होता है वो केवल 2-3 शब्दों में लिखा होता है उसका अर्थ, तो आप तो और उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो वहां पर रटना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप समझ गए चीजों को तो आपको इतना आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से मिन्हाज उस सिराज जो थे वो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय कार्यों को देखते थे और रहे। ठीक है, और ये काम इनको यहाँ पर भी इनको मदरसा ए नासरी, ठीक है, मदरसा का अध्यापक इनको इल्तुतमिश ने भी नियुक्त किया, ये पढ़ाते थे। ठीक है, मदरसा और मकतब में अंतर समझते हैं आप लोग? मकतब और मदरसा दोनों में अंतर समझ रहे हैं? ठीक है। बताइए। सर मकतब में सामान्यतः जो विद्यार्थियों को जो पूर्व से रखा जाता था, जैसे कि जो है उसको रख के शिक्षा देना होता था, उस तरह का काम किया जाता है मकतब। और मदरसा में जो होता है कि जिस तरह आज आधुनिक में शिक्षा दिया जाता है क्लास वर्ग की तरह, उस तरह। अच्छा, गुड है अरविंद जी। तो मकतब का सीधे सीधे आप ये समझिए कि मकतब का मतलब प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, और मदरसा का मतलब उच्च शिक्षा। जैसे कि आप कक्षा 1 से 8 तक जाते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने, उसी प्रकार से मकतब कहते हैं। ठीक है, हालांकि आज जो मदरसा का ट्रेंड है वो आपको मदरसा ही बोला जाता है। ठीक है, सब पूरी शिक्षा के लिए। तो उच्च शिक्षा के लिए मदरसा इस्तेमाल होता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए आपका मकतब। ठीक, तो इस प्रकार से मदरसा के अध्यापक के रूप में भी ये मिन्हाजुस सिराज इल्तुतमिश के समय में पद पर थे। फिर इसके बाद के जो रजिया आते हैं, ठीक है, और आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी आएंगे, फिर रजिया आएगी, दिल्ली सल्तनत की शासिका होगी। तो ये रजिया के समय में भी इसके पद पे रहते हैं मदरसा के अध्यापक के रूप में। और आपके ये जो बहराम शाह आते हैं इसके बाद, तो बहराम शाह जो दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं 1240 में, वह भी इनको क्या करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का काजी नियुक्त कर देते हैं। अभी के तक क्या था कि ये राज्य के काजी होते थे, ठीक है, ये एक क्षेत्र के काजी होते थे। अब क्या हुए कि ये सेना के काजी होने के साथ साथ अब इनको दिल्ली का भी काजी नियुक्त कर दिया गया, और मदरसा के अध्यापक ये किसी न किसी के रहते ही थे लगातार। बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह ने एक महत्वपूर्ण, यहाँ से एक सवाल आता है कि बहराम शाह ने कौन सा पद स्टार्ट किया था। ठीक है, बहराम शाह ने कौन सा
महत्वपूर्ण पद स्टार्ट किया था, जिससे जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन होता था, जो शक्ति होती थी जिसके पास होती थी, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो पता है किसी को बहराम शाह ने कोई पद स्टार्ट किया था इस तरीके का? ठीक, वो था नायब ए मुमालकत। लिख लीजिए, नायब ए मुमालकत। बहराम शाह ने एक पद स्टार्ट किया था, नायब ए मुमालकत। ठीक, तो बहराम शाह के समय में भी ये काजी नियुक्त हुए। फिर उसके बाद क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन जब बहमन शाह गद्दी पर बैठता है तो उसके समय ये क्या करते हैं कि जो मिन्हाज सिराज है ये अपना पद छोड़ देते हैं काजी का, और छोड़ने के बाद लखनऊती एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर ऐसे ही वहां पर अपना छोटा मोटा काम करते रहते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद उसी समय उल्गू खां। उल्गू खां किसकी उपाधि है? आप बताइए। अलाउद्दीन बहमन शाह के समय अलाउद्दीन मसूद शाह, हाँ सॉरी, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, किसकी उपाधि है? बलवन की सर। बलवन की। ठीक है, तो बलवन क्या करता है बलवन क्या करता है कि जब नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद जो शासक बनता है 45 में, वो नसीरुद्दीन आपका महमूद होता है। तो ठीक है, 1245 के आसपास। तो उस समय क्या करते हैं कि जो बलवन उल्गू खां हैं ये उनको बुलाते हैं, मिन्हाजुस सिराज को, और कहते हैं कि आप आइए यहीं पर दिल्ली, और इनको फिर से काजी नियुक्त करवाते हैं दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इनको फिर मिन्हाजुस सिराज को दिल्ली सल्तनत का काजी नियुक्त करवाते हैं। फिर इसी के समय और इनको मदरसा नासरी भी अध्यापक भी रहते हैं इसी समय, फिर अध्यापक बनते हैं। इस तरीके से इनका बार बार ये कार्य लगा रहता है। फिर 1253-54 में क्या होता है कि आप एक देखेंगे, एक हिंदू जो है अधिकारी होता है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम क्या है? 1253-54। ठीक है, इमानुद्दीन रेहान। नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सर। इमानुद्दीन रेहान। ठीक है, तो इमानुद्दीन रेहान। ठीक है, एक और बात जो मैं बहराम शाह को बता रहा था, तो बहराम शाह में क्या हुआ कि जो पहले क्या होता था, सुल्तान हुआ एक नंबर पे, दूसरा होता था वजीर। तो सत्ता जो होती थी बहराम शाह समय तक वो 2 पार्ट में रहती थी। एक वजीर एक प्रमुख सर्वेसर्वा होता था, और नंबर 1 पे सुल्तान होता था। बहराम शाह ने क्या किया, जब नायब मुमालकत पद स्टार्ट किया तो 3 लोग भागीदार हो गए सत्ता के। ठीक है, हालांकि ये पद बाद में समाप्त हो जाता है बलवन के समय तक। तो ठीक है, ये 3 पद मतलब 3 लोग सत्ता के दावेदार हो जाते हैं। तो नायब मुमाल के पद पर बलवन भी बैठता है गद्दी पर। तो 1853-54 होता है, सॉरी 1253-54 है, वहां पर इमानुद्दीन रेहान को लाया जाता है बलवन को हटा करके। तो बलवन को जब हटा दिया जाता है तो ये जो आपके मिन्हाज सिराज हैं इनको भी काजी के पद से हटा दिया जाता है। और मिन्हाज सिराज लिखते हैं कि मुझे ही नहीं हटाया गया पद से, बल्कि जो भी बलवन के समर्थक थे, बलवन के साथ साथ सबको, उनके इमानुद्दीन रेहान ने कैसे भी करके सबको पदों से बेदखल कर दिया। ठीक है, सबको पदों से हटा दिया। फिर भी कैसे भी करके फिर दोबारा जब 1254 में बलवन जब उस पद पर बैठता है, ठीक है, तो फिर इनको हसन निजामी को क्या करता है, फिर से काजी नियुक्त करवाते, मिन्हाज सिराज को फिर से काजी नियुक्त करवाता है। ठीक, ये रेहान को नियुक्त करना और बलवन को हटाने का काम, पद जो उनकी शासन व्यवस्था में हटाना या नियुक्त करना, क्या तुर्कगानी नाम की संस्था कर रही थी? देखिए, तुर्कगानी जो संस्था की बात आती है, ठीक है, ये जब आप 18वीं सेंचुरी पढ़ेंगे,
ठीक है। तो वहां पर ईरानी तुर्क और तुरानी तुर्क, ठीक है। तो वहां पर क्या एक सैयद बंधु हैं, तो सैयद बंधु क्या करते हैं, उनको किंग ऑफ मेकर कहा जाता है। तो किंग ऑफ मेकर जो सैयद बंधु होते हैं वो ईरानी तुर्क होते हैं, और जो चिनकिलिस खां जो हैदराबाद का नवाब बनता है, ठीक है, संस्थापक है चिनकिलिस खां, वो तुरानी होता है, ठीक है। तो वहां पर एकदम स्पष्ट ग्रुप आपको दिखेगा कि उनको किंग ऑफ मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु को 4 शासकों को गद्दी पर बैठाते हैं और हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर वो तुरानी इनको कैसे भी षड्यंत्र करके इनको मार देते हैं सैयद बंधुओं को। तो उस प्रकार ईरानी और तुरानी के बारे में बात नहीं करते हम। हाँ। तो तुर्कान एक चिहलगानी नाम की संस्था है जो 40 सरदारों का हाँ, शासन है, एकदम तुर्कमिस नियुक्त करते हैं शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। देखिए उनका पार्टिसिपेंस है इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश बनाता है, ठीक है, जिसको बलबन समाप्त करता है, बलबन इसीलिए समाप्त करता है क्योंकि देखो वो लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ गए क्योंकि बलबन उसी में का है जो एक तो केवल दासों का एक क्या कह सकते हैं, ये एक ग्रुप है, और वो जो है फिर सत्ता में आ जाते हैं, बलबन आ ही जाता है आपका सत्ता में, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं रोल था। लेकिन इसमें क्या होता है कि तुर्कान चहलगानी मतलब 40 गुलामों का दल, इसमें क्या होता है कि जो संख्या है ये पूरे नाम नहीं मिलते आपको, ठीक है। जब गिनोगे आप किताब में देखोगे तो आपको 6-7 नाम, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक। तो बलबन उसी में से एक था। तो अब आप क्लियर हो गए? जी सर। हाँ, और बाकी जब आप खलजी क्रांति पढ़ेंगे तो वहां पर एक फिर थोड़ा सा स्पष्ट क्लियर होता है कि तजिक और गैर तजिक की बात आती है, ठीक है। मतलब एक तुर्क होते हैं और गैर तजिक जो इंडियन मुसलमान होते हैं, जो भारतीय मुसलमान है, भारतीय तुर्क, तो उनकी बात आती है। खलजी क्रांति के संदर्भ में शाही रक्त पर साधारण रक्त की विजय ही खलजी क्रांति कहलाती है। ओके, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि बलबन जब उस पद पर बैठता है तो फिर क्या करता है कि मिनहाजुस सिराज को फिर से काजी नियुक्त करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है बलबन के समय तक। फिर बलबन के समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनकी किताब में आखिर क्या है।